नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ रहे हैं। जुलाई और अगस्त मंथ का हो चुका है। जुलाई और अगस्त महीने के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाकर आप लोग उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है सितंबर मंथ का। 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। किसके द्वारा? तो अपने जो भारत के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, कौन है? एन वी रमन्ना। इनके द्वारा, याद रखिएगा, 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 3 न्यायाधीश क्या है? महिला हैं। 3 न्यायाधीश क्या है? महिला हैं। उन तीनों का नाम क्या है? तो एक हैं जस्टिस नागरत्ना, दूसरा है जस्टिस बेला त्रिवेदी और तीसरी जो जस्टिस हैं, ठीक है, उनका नाम है हीमा कोहली। तीसरी जस्टिस कौन सी हैं? हीमा कोहली। ठीक है, हीमा कोहली, याद रखिएगा, तेलंगाना हाई कोर्ट की, तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली प्रथम महिला थी। मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। कौन? हीमा कोहली। ठीक है, तो इन तीनों न्यायाधीशों को, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, नियुक्त किया गया है न्यायाधीश के रूप में। कौन नियुक्त किया है? एन वी रमन्ना नियुक्त किए हैं। ठीक है, ये भारत के 48वें नंबर के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 16 माह का होगा। इनका कार्यकाल क्या है? 16 माह का होगा। जो जस्टिस नागरत्ना है, ठीक, इनके एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हम लोग, ठीक, तो ये 2027 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रबल दावेदार हैं। 2027 तक, ठीक है, भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रबल दावेदार हैं। अब तक भारत के इतिहास में कोई भी महिला न्यायाधीश मुख्य भारत की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बन पाई है, कोई भी महिला। याद रखिएगा, 2027 में ये क्या है? इसकी प्रबल दावेदार है। तो 3 महिलाएं, ठीक है, 9 में से 3 महिलाओं को अब की बार नियुक्ति दी गई है एन वी रमन्ना के द्वारा। ठीक, अच्छा, भारत में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? भारत में किसी भी न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीला सेठ। याद रखिएगा, लीला सेठ। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो फातिमा बीबी। कौन है? फातिमा बीबी हैं। अच्छा, वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? वकील से डायरेक्ट न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला, सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो इंदु मल्होत्रा। कौन है? इंदु मल्होत्रा। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। न्यायाधीशों की संख्या आप लोग जानते होंगे, अभी हाल में ही 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 34 कर दी गई। कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 34 होगी। तो अभी हाल ही में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति किए हैं। कौन? एन वी रमन्ना, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। 48वें नंबर के हैं। इनका कार्यकाल 16 माह बचा हुआ है। ठीक, उस 9 न्यायाधीशों में 3 महिलाएं हैं। कौन कौन है? तो जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस हीमा कोहली इसके पहले तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, भारत में किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीला सेठ है। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो फातिमा बीबी
भी हैं, ठीक है। और वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो इंदु मल्होत्रा है। इनके बारे में हम लोगों ने जाना। आप लोग जानते होंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के 2 के तहत की जाती है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का लद्दाख। ठीक है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसने अभी जल्द ही हाल ही में अपना राज्य पशु घोषित किया है। राज्य पशु, और किसको घोषित किया है, तो हिम तेंदुआ को। किसको, हिम तेंदुआ को, ठीक है, इसने अपना राज्य पशु घोषित किया है। हिम तेंदुआ का मतलब क्या है, इंग्लिश में अगर इसको क्या बोला जाता है, स्नो लियोपार्ड इसको बोलते हैं, ठीक। फिर राज्य पशु क्यों घोषित किया है, क्योंकि लद्दाख में एक एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका क्या नाम है, हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, तो लद्दाख में स्थित है। इस हेमिस नेशनल पार्क में, ठीक है, ये हिम तेंदुआ पाया जाता है। इसी को देखते हुए इसने अपना राज्य पशु हिम तेंदुआ घोषित किया है। और कुछ दिन पहले हम लोग क्लास में पढ़े थे कि जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण के जगह निश्चित की गई है, वो हेमिस नेशनल पार्क में निश्चित की गई है। हिम तेंदुआ संरक्षण भारत का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। 4 जगहें उसमें निश्चित की गई थी, पिछली क्लास में हो चुका है, एक बार उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला है राज्यसभा का नया महासचिव। राज्यसभा का नया महासचिव किसको नियुक्त किया गया है, राज्यसभा का नया महासचिव किसको नियुक्त किया गया है, तो केशव रामाचार्य को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। और लोकसभा का महासचिव कौन है, इस समय लोकसभा का महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा उत्पल कुमार। कौन है दोस्तों, उत्पल कुमार इस समय लोकसभा के क्या है, महासचिव हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगले पॉइंट पे दोस्तों हम लोग आते हैं पैरा ओलंपिक खेल। अगला पॉइंट है पैरा ओलंपिक खेल। 1 मिनट रुक जाइएगा। पैरा ओलंपिक खेल ये विकलांगों के लिए होता है। आप लोग सुने होंगे ओलंपिक खेल जो है वो साधारण नॉर्मल इंसानों के लिए आयोजित किया जाता है, जो अभी टोक्यो में हुआ है, पिछली क्लास में उसके बारे में हो चुका है, ठीक। पैरा ओलंपिक खेल ये विकलांगों के लिए होता है, ये आयोजित किया जाता है। जो हमारा ओलंपिक खेल होता है उसके बाद ये आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किया गया 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। 5 सितंबर के बीच में कहाँ पे, तो वहीं टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में इसको आयोजन हुआ, ठीक। इस पैरा ओलंपिक खेल में भारत ने टोटल 19 पदक जीते। 19 पदक जीतकर जो मेडल तालिका है उसमें 24वां स्थान हासिल किया। कितना, 24वां स्थान हासिल किया। ये भारत का पैरा ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अब तक का। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मेडल चाइना ने जीते। चाइना नंबर 1 पे था। कितना मेडल जीता था, 207 पदकों के साथ नंबर 1 पे था। दूसरा ब्रिटेन कितना जीता, तो 124 पदकों के साथ दूसरे नंबर पे था। तीसरा अमेरिका USA, ये कितना पदक जीता, तो 104 पदकों के साथ, ठीक है, ये क्या था, तीसरे स्थान पे था। भारत 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पे था। भारत 19 पदकों में क्या क्या जीता, तो 5 स्वर्ण पदक जीते। 8 याद रखिएगा 8 रजत पदक, ठीक है, और 6 कांस्य पदक जीते भारत, ठीक है। इसमें याद रखिए जो 5 स्वर्ण पदक आए हैं, ठीक है, इसमें एक महिला है, ठीक है, उनका नाम है, एक महिला है उनका नाम है अवनी लेखरा।
अवनी लेखरा, इन्होंने ठीक है इस पैरा ओलंपिक पदक में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में ठीक है गोल्ड जीता, ठीक है, और 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। 2 पदक इन्होंने जीते, ठीक है, 2 पदक जीते, ठीक, और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी है, भारत की पहली महिला बनी है ऐसा करने वाली। पिछली बार ओलंपिक की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की क्या थी, पहली महिला थी, ठीक है। पैरा ओलंपिक खेल में जो विकलांगों के लिए आयोजित किया जाता है उसमें अवनी लेखरा 2 पदक जीतने वाली भारत की क्या है, पहली महिला है, खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। एक इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड पदक जीता था और 50 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन, अगला है 5 स्टार ईट राइट 5 स्टार ईट राइट स्टेशन 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। पहले तो ये समझ लीजिए ये होता क्या है, ठीक है। तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है फसाई के द्वारा, फसाई क्या है तो FSSAI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई का फुल फॉर्म होता है। ये कब स्थापित हुआ था तो 2011 में स्थापित हुआ था। इस समय इसकी हेड कौन है तो रीता तेवतिया है। कौन है, रीता तेवतिया है, ठीक है। ये होता क्या है तो थोड़ा समझ लीजिए। फसाई के द्वारा, ठीक है, जो रेलवे स्टेशन होते हैं, ठीक, वहाँ पे जो होटल हैं, ठीक है, होटल की रैंकिंग तय की जाती है कि वो होटल यात्रियों के लिए, ठीक है, कितना सुविधाजनक है। वहाँ पर जो खाना मिलता है कितनी उच्च गुणवत्ता वाला मिलता है, या वहाँ पे, ठीक है, जो ठहरने की व्यवस्था है वो कैसी है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फसाई जो है एक संस्था है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इंडिया इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। ये संस्था प्रमाण पत्र रेलवे स्टेशनों को क्या करती है, प्रदान करती है, ठीक है। तो इसके आधार पे अभी फसाई ने जिस रेलवे स्टेशन को प्रमाण पत्र दिया है, ठीक है, वो है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। और ऐसा प्रमाण पत्र पाने वाला ये भारत का 5वां रेलवे स्टेशन है। इसके पहले 4 रेलवे स्टेशन को, ठीक है, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिल चुका है। वो 4 स्टेशन कौन कौन से हैं तो पहला है आनंद विहार टर्मिनल कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में ये स्थित है। दूसरा याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। तीसरा सेंट्रल मुंबई रेलवे स्टेशन, ये कहाँ है, ये भी मुंबई में है। चौथा वडोदरा रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पे है तो ये गुजरात में है। ये कहाँ पे है, गुजरात में। तो इसके पहले याद रखिएगा 4 रेलवे स्टेशन को ये फसाई ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र सौंप दिया है, दे दिया है। 5वां कौन बना है तो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन 5वां यह प्रमाण पत्र हासिल करने वाला बना हुआ है, ठीक है। ये यही दिखाता है कि भाई रेलवे स्टेशनों पे कैसी सुविधाएं हैं यात्रियों के ठहरने के लिए और यात्रियों के भोजन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है डुगोंग। ये काफ़ी चर्चा में था। डुगोंग ये क्या है तो एक प्रकार की जीव की प्रजाति है। ये डुगोंग क्या है, एक प्रकार की
जीव की प्रजाति है। जीव की क्या है? ये प्रजाति है, एक प्रकार की जीव की ये प्रजाति है डुगोंग। डुगोंग, ठीक है। इसको समुद्री गाय के नाम से जानते हैं हम लोग। किसके नाम से जानते हैं? समुद्री गाय के नाम से, ठीक है। समुद्री गाय के नाम से इसको जानते हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण, समुद्री प्रदूषण के कारण यह जीव विलुप्ति के कगार पे है। यह जीव विलुप्ति के कगार पे है, मतलब खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। कौन? डुगोंग, जो एक प्रकार का जीव है जिसको समुद्री गाय के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक, तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारत का ये पहला संरक्षण केंद्र है जो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। डुगोंग है क्या? तो याद रखिएगा एक प्रकार का जीव है जिसको हम लोग समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण, ठीक है, यह जीव विलुप्ति के कगार पे है। तो इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में भारत सरकार के द्वारा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले की अगर बात हो रही है तो आप अभी पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ठीक है। हिम तेंदुओं को बचाने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। ऐसे ही डॉल्फिन के लिए डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भारत का कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में। कहाँ पे? पटना में। तो ये पॉइंट सारे आप लोग याद रखिएगा। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? पटना में। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। INS ध्रुव। INS ध्रुव, INS ध्रुव ये क्या है? तो याद रखिएगा सैटेलाइट व बैलिस्टिक सैटेलाइट व बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम है। ट्रैकिंग जहाज का ये नाम है, ठीक है। सैटेलाइट व बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का ये नाम है। कौन? INS ध्रुव। INS ध्रुव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान और चाइना मान लीजिए कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ते हैं भारत पे, ठीक है, तो इस समय रहते ये सबको सूचित कर देगा, बता देगा कि भाई मिसाइल आ रही है हमारे देश की तरफ, ठीक है। कोई भी, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल ही क्यों ना है, चाहे लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक, इसी का नाम है क्या? INS ध्रुव। इसका विकास जो है DRDO प्लस हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। DRDO प्लस हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा इसका क्या किया गया है? विकास किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पहली इमरजेंसी एयर ट्रिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। पहले इमरजेंसी एयर ट्रिप, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे पहले आपातकालीन हवाई पट्टी, जिस पे याद रखिएगा जहाज़ों को, लड़ाकू जहाज़ों को उतारा जा सके, ठीक है। तो इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान के बाड़मेर में। कहाँ पे? राजस्थान के बाड़मेर में, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। इसका निर्माण किया गया है। ये किस हाईवे पे है? तो NH 925A, ठीक है, हाईवे पे ये स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 3 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? तो 33 मीटर है, ठीक है। ये इस हवाई पट्टी का याद रखिएगा 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 33 मीटर ये क्या है? चौड़ाई है। किस हाईवे पे स्थित है? तो NH 925A पर ये स्थित है। पहली आपातकालीन हवाई पट्टी है पूरे भारत की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का ये निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन अभी सितंबर 2021 में किसने किया था? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्लस सड़क और परिवहन जो मंत्री हैं नितिन गडकरी,
नितिन गडकरी, इनके द्वारा ठीक है इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है पहली इमरजेंसी एयर ट्रिप का। ठीक है, कहाँ बनाई जा रही है, तो बाड़मेर। ठीक है, कहाँ बन चुकी है, बाड़मेर का। बाड़मेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हम लोगों का 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की, अध्यक्षता। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, 2021 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो भारत ने की, भारत ने की। ठीक है, और भारत याद रखिएगा इसको लेकर अब तक ब्रिक्स का तीन बार अध्यक्षता कर चुका है, एक तो 2012 में और एक 2016 में। ठीक है, अब की बार 2021 में इसकी क्या की है, अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये ब्रिक्स है क्या, तो विश्व की तेज उभरती शक्तियों का समूह है। विश्व की तेज उभरती शक्तियों, अर्थव्यवस्थाओं की शक्तियों का ये क्या है, समूह है। ठीक, इसके नाम में ही छुपा है देशों का नाम। कौन कौन से देश हैं इसमें, तो ब्राज़ील, दूसरा रशिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना और पांचवा कौन है, साउथ अफ्रीका, जिसको हम लोग दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स की स्थापना जो है 2006 में हुई थी। जब 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो ये चार देश आपको दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये तो तभी शुरुआत से ही थे। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका है ये 2010 में, ठीक है, 2010 में, ठीक, इस समूह में क्या हुआ, शामिल हुआ। पहले इसका नाम था ब्रिक। ठीक है, लेकिन जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो क्या नाम हो गया, ब्रिक्स इसका नाम हो गया। ठीक है, तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, भारत ने की है। अब तक भारत ने 2006 से लेकर अब तक, ठीक है, कितनी बार कर चुका है, 3 बार इसकी अध्यक्षता कर चुका है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, अगला पॉइंट है हम लोगों का, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ठीक है। तो ये क्या है, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये है क्या, तो कोविड-19 में, ठीक है, आपको दवाओं की आपूर्ति कराना, मतलब दवाओं की पूर्ति कराना, ठीक है। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ड्रोन से, आसमान से दवाओं की पूर्ति कराना, ड्रोन से, आसमान से दवाओं की क्या कराना, पूर्ति कराना, कोविड-19 को देखते हुए, ठीक है। तो इसको किसने शुरू किया है, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अगला पॉइंट है पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लॉन्च करने वाला, पावर सेक्टर में मतलब बिजली विभाग में साइबर सिक्योरिटी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं यूएस ओपन। अगला पॉइंट है यूएस ओपन। यूएस ओपन टेनिस का एक टूर्नामेंट है यूएस ओपन, ठीक है। अब की बार यूएस ओपन 2021, ठीक है, किसने जीता है? तो डेनियल, पुरुष में डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के रहने वाले हैं, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। ये पुरुष वर्ग में जीते हैं। और महिला वर्ग में कोई किसने जीता है इसको? महिला वर्ग में, ठीक है, किसने जीता है? तो एमा रादुकान ने इसको जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ब्रिटेन की रहने वाली हैं, ब्रिटेन की रहने वाली हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि यूएस ओपन को छोड़कर बाकी जो तीनों ओपन हैं कौन कौन से? एक है विलम्बडन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, दूसरा कौन सा है? फ्रेंच ओपन, और तीसरा जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये तीनों ओपन जो है 2021 के जो हुए हैं, ठीक है, कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन? नोवाक जोकोविच ने जीता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये किस देश के रहने वाले हैं? तो सर्बिया देश के रहने वाले हैं। किसके रहने वाले हैं ये? सर्बिया देश के रहने वाले हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट उड़ान बहुत ज़्यादा चर्चा में था, प्रोजेक्ट उड़ान। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट उड़ान। ये क्या है? उड़ान, प्रोजेक्ट उड़ान, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट जो उड़ान है इसको आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? तो 14 सितंबर को, ठीक है। और आप लोग जानते हैं 14 सितंबर को क्या होता है? 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में, अपने संविधान में राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को भारत में क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इसी दिन याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। ये है क्या? जैसे हम लोग उच्च शिक्षा जब हासिल करते हैं, उच्च शिक्षा जब हासिल करते हैं तो याद रखिएगा हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, भाषा की समस्याएं आती हैं, ठीक है, भाषा की समस्याएं आती हैं। क्योंकि जितनी भी उच्च डिग्री वाले हैं या उच्च शिक्षा है, ठीक, वो हिंदी में नहीं होती, इंग्लिश में होती हैं। किस में होती हैं? इंग्लिश में होती हैं। तो हिंदी मीडियम या अन्य भाषा के जो स्टूडेंट होते हैं उनको डिग्री हासिल करने में क्या हो? दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, कि आप हिंदी के साथ साथ जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी उच्च शिक्षा आप क्या हासिल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं संसद टीवी। क्या किया गया है? हमारे देश के इतिहास में पहले क्या होता था कि लोकसभा की टीवी अलग होती थी, लोकसभा टीवी अलग, ठीक, और राज्यसभा की टीवी अलग, ठीक है। तो इन दोनों को सितंबर 2021 में मिला दिया गया और एक नई टीवी का निर्माण किया गया, संसद टीवी, ठीक है। संसद की समस्त जानकारी, ठीक है, इससे आप क्या करेंगे? हासिल कर सकते हैं। तो संसद टीवी की जो पहले सीईओ बनाए हैं कौन? रवि कुमार। कौन बने हैं? रवि कपूर। कौन बने हैं? रवि कपूर को, ठीक है, इसका पहला सीईओ, ठीक है, नियुक्त किया गया है। अच्छा, किसकी समिति के आधार पर, ठीक है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला दिया गया है? तो उनका नाम है सूर्य प्रकाश समिति के आधार पर, सूर्य प्रकाश समिति के आधार पर, ठीक है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया नाम दिया गया, संसद टीवी थे, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है शून्य अभियान जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। शून्य अभियान नीति
नीति आयोग, आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है कि वायु प्रदूषण को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना, और इलेक्ट्रिक जो वाहन पे ज़्यादा जोर देना, इलेक्ट्रिक वाहन पे, ठीक है, ज़्यादा जोर देना और उसको बढ़ावा देना, और वायु प्रदूषण को क्या कम करना। ऐसा शून्य अभियान चलाया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, ठीक। इस समय उपाध्यक्ष इनके कौन है? तो राजीव कुमार हैं। उपाध्यक्ष इनके कौन है? राजीव कुमार हैं, ठीक है। सीईओ कौन है? ठीक है, मुख्य प्रशासक कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत हैं, ठीक है। तो इनके बारे में, ठीक है, ये नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। नीति का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, ठीक है। इसको योजना आयोग की जगह पे लाया गया है। जिस तरह से योजना आयोग भारत में योजनाओं का निर्माण करता था, उसी प्रकार से नीति आयोग जो है भारत में योजनाओं का निर्माण करेगा और उसे क्या करेगा? लागू करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत प्लस नेपाल के बीच में हुआ है। भारत प्लस नेपाल के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो पिथौरागढ़ में हुआ है, पिथौरागढ़ में हुआ है। ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है। इसका अभ्यास हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक। कब? 2021 में। 2019 में ये अभ्यास नेपाल में हुआ था, लेकिन 2020 में, ठीक है, कोई भी अभ्यास नहीं हुआ था कोविड के चलते, ठीक है। इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मुफ्त पानी योजना, ये शुरू किया गया है। मुफ्त पानी योजना गोवा की सरकार के द्वारा मुफ्त पानी योजना शुरू किया गया है। गोवा की सरकार ने कहा कि हम अपने लोगों को स्वच्छ पानी फ्री में देंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यूपी में भी हमें क्या होता है, पानी फ्री में मिलता है, तो ऐसा नहीं है। शहरों में याद रखिएगा पानी का बिल भी आपको जमा करना पड़ता है। कुछ शहरों में, ठीक है, नगर निगम आपसे घर का टैक्स और पानी का टैक्स, ठीक है, साल में या 6 महीने में, ठीक है, आपसे जमा करवाता है, ठीक है। तो आपको फ्री में पानी नहीं देता है, ठीक। लेकिन गोवा की सरकार ने, भारत का ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा, ठीक है, कि अपने यहाँ लोगों को मुफ्त स्वच्छ पानी क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो मुफ्त पानी योजना किसके द्वारा शुरू की गई? गोवा की सरकार के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। साथ ही योजना क्या है? अगला पॉइंट है साथ ही योजना, ठीक है। तो साथ ही योजना याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा के द्वारा साथ ही योजना शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। अल मोहद अल हिंदी
अल हिंदी नौसैनिक युद्धाभ्यास 2021। ठीक है, ये पहला युद्धाभ्यास हुआ है किन देशों के बीच में, तो भारत और सऊदी अरब। किसके बीच में? भारत और सऊदी अरब देश के बीच में हुआ है। ये पहला संस्करण है, याद रखिएगा, अल मुहाद अल हिंदी नौसैनिक युद्धाभ्यास 2021। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो अदन की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? अदन की खाड़ी में। ये अदन की खाड़ी कहाँ पे है? तो एनम में है। कहाँ पे है? एनम में है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सिम्बैक्स अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है सिम्बैक्स 2021। ये सिम्बैक्स क्या है? ये भी एक प्रकार का युद्धाभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। सिंगापुर के नौसैनिकों के बीच में ये आयोजित किया जाता है सिम्बैक्स। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। ठीक है, इसका ये 28वां संस्करण है। कौन सा है? 28वां संस्करण है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिणी चीन सागर के पास। कहाँ पे? दक्षिणी चीन सागर के पास। ठीक है, इसका आयोजन किया गया सिम्बैक्स 2021 का। ये भारत और सिंगापुर के बीच में नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और ये कौन सा संस्करण था? 28वां। कहाँ आयोजन किया गया? दक्षिणी चीन सागर के पास। ठीक, अगला पॉइंट आते हैं रमन मैग्सेसे। अगला पॉइंट है दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड। अगला पॉइंट है दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। ठीक है, 2021 की जो विजेता हुई हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी और दूसरे हैं मोहम्मद अमजद साकिब। दूसरे कौन है? मोहम्मद अमजद साकिब। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो पाकिस्तान की ये रहने वाले हैं और ये कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। कहाँ की हैं? ये बांग्लादेश की हैं। डॉक्टर फिरदौसी कादरी। ठीक है, ये पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर हैं मोहम्मद अमजद साकिब। ठीक है, इन दोनों को अब की बार 2021 का रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये रमन मैग्सेसे अवार्ड होता क्या है? तो इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी, याद रखिएगा। स्थापित हुआ था। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। याद रखिएगा, फिलीपींस जो देश है उसके पूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। ठीक है, उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये एशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखिएगा दोस्तों, एशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसको एशिया का नोबल पुरस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोबल पुरस्कार भी बोलते हैं। एशिया का नोबल पुरस्कार भी इसको बोला जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि है 30,000 अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, 30,000 अमेरिकी डॉलर है इसमें पुरस्कार जो राशि है। ठीक है, भारत के कितने लोगों को मिला है? तो पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। ठीक है, किसको मिला है? विनोबा भावे को। ठीक है, 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? तो CD देशमुख को। आपको बताया था कि CD देशमुख कौन थे? तो RBI के भारतीय मूल के पहले गवर्नर हुए थे CD देशमुख। ठीक, 1965 में जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। अभी कल वाली क्लास में हुआ है। जयप्रकाश नारायण को दिया गया था, जो क्या थे? भारत में महान नेता थे, लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, 1971 में यमेश स्वामीनाथन को दिया गया है। यमेश स्वामीनाथन को दिया गया है। 1994 में किरण बेदी को ये पुरस्कार मिल चुका है। 2006 में, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को ये पुरस्कार मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल को
ठीक है, जो दिल्ली के क्या है सीएम है, उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। 2018 में सोनम वांगचुक को, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जो लद्दाख की रहने वाली थी। ठीक है, तो इतने लोगों को भारत में, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई, अगला पॉइंट है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पे याद रखिएगा दोस्तों, एक बांध बना है ओंकारेश्वर बांध। कौन सा? ओंकारेश्वर बांध। इसी ओंकारेश्वर बांध के पास, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई जो सौर परियोजना लॉन्च की गई है, शुरू की गई है। इसका उद्देश्य होगा कि 600 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करना। कितना? 600 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करना। ठीक है दोस्तों, तो आज सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के लिए इतनी ही क्लास रहेगी, बाकी हम लोग क्या करेंगे कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक, नमस्ते।